हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी संख्या 5। काफी इंटरेस्टिंग कहानियां चल रही हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है, राजा ने आखिर रानी का मुंह क्यों नहीं देखा। अभी के आज सबके मन में आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया। तो इसको जानने के लिए कहानी को मैं शुरू करता हूं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक नगर का एक राजा हुआ करता था। मैं नाम वगैरह में इसलिए नहीं ज्यादा चक्कर में पड़ता क्योंकि नाम वगैरह में फिर कैरेक्टर ज्यादा उलझने लगते हैं, इसलिए सिंपल सिंपल ही अच्छा लगता है। इसलिए एक नगर में एक राजा हुआ करता था। नगर धन्य धान्य से भरपूर था। प्रजा भी सुखी थी। राजा भी बढ़िया था। राजा की एक रानी थी। रानी भी काफी रूपमती थी, बहुत सुंदर रानी थी। विवाह भी हो चुका था, उनके बच्चे भी हो चुके थे, मतलब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ऐसा कुछ वर्षों तक चलता था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद राजा के मन में पता नहीं क्या ऐसा आया कि वो रानी से ना कोई बात ना कुछ, दूरियां रहने लगी। राजकाज देखता करता अनमने मन से सब कुछ हो रहा है। और यहाँ रानी भी यहाँ तक का पर्दा की रहती। लोग शुरुआत में तो रानी को बहुत देखे थे भाई, कहीं भी उत्सव होता था कहीं भी रानी को देखते थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद रानी ने भी चेहरा दिखाना बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि लोग भी नहीं समझ पाते, और राजा भी बेचारा इधर चुपचाप से मन मार के। और बच्चे को क्या है, बच्चे छोटे थे तो बच्चे ज्यादा उतना ध्यान नहीं देते थे, जिंदगी उनकी ऐसी कट रही थी। अब राजा के मन में चल रहा था कि लेकिन उलझन को कोई जाने कैसे। लेकिन मैं आपको अभी कहानी में आगे बता रहा हूं। हुआ यूं था कि जिंदगी तो चली थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद रानी का चेहरा एक वानर की तरह हो गया था। और ये क्यों हुआ था, ये कहानी में मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा। अब वानर की तरह हो गया था तो भाई किसी को भी अच्छा तो लगता नहीं है कि भाई उसकी पत्नी का रूप वानर की तरह हो जाए। अब ये बात वो किसी से बता भी नहीं पा रहा था, मन ही मन कचोटा जा रहा था। एक बार उसने कोशिश की कि यार इसका कुछ उपाय निकाला जाए, किसी को बताया जाए। लेकिन रानी ने धमका दिया कि देखो, अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मेरे पिताजी तुम्हारे राज्य पर अटैक कर देंगे। मतलब राजा के ससुर वो ताकतवर थे, तो राजा भी इस बात से डरा हुआ था कि अगर ये बात मैंने बता दी तो भाई मेरे ससुर मेरे राज्य पर आक्रमण कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो उसने भी ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन वो मन ही मन में रखा हुआ था। एक रात को राजा को सपना आया कि राजा जाओ, जाकर जंगल में किसी को भी बता दो, किसी को भी बता दो। राजा को ये बात अच्छी लगी कि मैं जंगल में जाता, कौन जानता है जंगल में पशु पक्षी है और कौन है, पेड़ पौधे हैं। राजा गया, भागते भागते आधी रात को जंगल में गया। जाकर सबसे पहले एक हिरन मिला जंगल में। हिरन के कान में जाकर राजा का चेहरा, मतलब रानी का चेहरा बंदर के जैसा, रानी का चेहरा बंदर के जैसा, रानी का चेहरा बंदर के जैसा, ऐसा 3 बार बोल के आ गया वो। आ गया तो उसके मन को बड़ी बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली। लेकिन वो बात हिरन को तो पता गया था, लेकिन हिरन बेचारा जीव जंतु, वो बात सुना तो सही, लेकिन वो बात उसके मन ही मन में घूम रही है। वो बेचारा बताए तो बताए किसको। और उस बात का दबाव उसके अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया हिरन के अंदर कि हिरन की मृत्यु हो गई। इधर हिरन की मृत्यु हुई थी तो क्या होता है कि जब मृत्यु के बाद कुछ चमड़े का काम करने वाले व्यापारी उधर से गुजरते, उन्होंने हिरण को देखा तो उसकी चमड़ी निकाल के वो ले गए। चमड़ी निकाल के लेकर जाने के बाद उन्होंने फिर जो ढोल बनाते हैं और चीजें जो थैले वगैरह बनते हैं उनमें से कुछ कुछ को वो चमड़ा काट के दे दिया। उनमें से कुछ लोगों ने ढोल का निर्माण किया, जो नगाड़े वगैरह बजते हैं ना उस तरह के वाले, उस तरह के ढोल का निर्माण कर दिया कि भाई कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बीच में राजा का जन्मोत्सव आया। नगर को एकदम बहुत बढ़िया से सजाया गया। सजाने के बाद भाई मुनादी करवाई गई, यानी मुनादी डम 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 ढोल बजवाया गया कि भाई राजा का इस तारीख को जन्मोत्सव है, पूरी प्रजा आमंत्रित है। तो जो राजा के अंगरक्षक वगैरह थे भाई ढोल वाले के पास गए कि भाई चलो मुनादी करवानी है। तो वो ढोल वाले गए, और याद रखिए वो वही ढोल थे, जो 5-6 ढोल थे वो वही ढोल थे जो हिरन के चमड़े से बने हुए थे। उसको ऊपर का चमड़ा हिरन के चमड़े का था। गए,
चार कोने पे चार ढोल, एक नगर के मध्य में। सही समय पर मुनादी शुरू हो गई कि सुनो 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 सुनो, इस समय राजा का जन्मोत्सव है। जैसे ही मुनादी खत्म हुई तब तक ढोल अपने आप बजने लगे, डम डम डम। रानी का चेहरा बंदर के जैसा, रानी का चेहरा बंदर के जैसा, रानी का चेहरा बंदर के जैसा, डम डम डम। सबको डर गया कि अरे ये तो ढोल में अपने आप कैसे आवाज आ रही है। जो ढोल बजाने वाले थे उसने फिर कोशिश किया, एक बार जैसे एक मारा, फिर से आवाज, रानी का चेहरा बंदर के जैसा, रानी का चेहरा बंदर के जैसा। सब डर गए। ये बात तो भाई चार कोने में चार ढोल बज रहे थे, एक नगर के मध्य में था। सबको बात पता लगी, राजा को भी पता लगी, रानी को भी पता लगी। रानी ने तुरंत बोला वो सब सारे ढोल लेकर आओ, सब ढोल फोड़ के तहखाने में डाल दो। सब सिपाही गए, फटाफट सब ढोल तोड़ के तहखाने में फेंक दिए। लेकिन चोरी छुपती कहाँ है। हुआ क्या, जब ढोल वगैरह एक साथ जब चार ढोल हो गए तो क्या वो पांच ढोल, चार नहीं पांच ढोल, पांच के पांच ढोल एक साथ मिल गए और मिलकर ये बड़ा सा, खूब बड़ा सा ढोल बन गया। और वो ढोल बजने तो वो डम 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 और तेज से बज रहा है। तहखाने के अंदर था और जितना बज रहा है आसपास साउंड जा रहा था, इधर दीवार पे इधर साउंड जा रहा है। करते करते इतना तेज साउंड हुआ कि दीवारें फट गई, ऊपर की छत ढह गई, सब कुछ गिर गया। और गिरा वो ड्रम, वो ढोलक यानी सब, वो सब अपने आप ऊपर निकल गए, अपने आप निकल के हवा में ही बजने लगे। रानी का चेहरा बंदर के जैसा, रानी का चेहरा बंदर के जैसा, रानी का चेहरा बंदर के जैसा। अब सबको पता लग गया कि भाई रानी का चेहरा बंदर के जैसा है। सबने कहा रानी अपना असली रूप दिखाओ, ये ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी वजह से पूरी नगर को कष्ट हो रहा है। अंत में रानी ने अपना घूंघट उठाया। सब देखकर हैरान रह गए कि अरे रानी का चेहरा बंदर के जैसा। सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ये रानी तो अपने समय आई तो बहुत रूपमती थी, बहुत सुंदर रानी थी, अचानक ऐसा कैसे हो गया। सब परेशान हो गए। सबने पूछा रानी ये क्या बात हो गई। रानी बोली मुझे अपनी करनी बताने में शर्म आती है, लेकिन मेरे पास पश्चाताप करने के अलावा कोई नहीं है। मैं अपनी, मेरा ये चेहरा क्यों हुआ ये मैं बता रही हूँ। सबने बोला बताओ रानी क्या हुआ। बोले क्या, मैं अपने यौवन के मस्त में, जब अपने समय के मस्त में ऐसे हर समय घुमा करती थी। एक बार पूस का महीना यानी दिसंबर का महीना कहा जाता है। दिसंबर के महीने में मैं, यानी पूस के महीने में मैं स्नान करने नदी पर गई। नदी का पानी जो उससे ज्यादा ही ठंडा था। मैं बाहर निकली तो बहुत ज्यादा ठंड लगी। अब उस वक्त आग जलाने का कोई साधन नहीं था, तो मैंने अपने ही आदेश के घमंड में बोला कि आसपास के जो नाविक वगैरह हैं उनकी बस्ती जला दो, उससे जो आग लगेगी उससे मैं अपने आप को ताप लूंगी, यानी गर्म कर लूंगी। मेरे अंगरक्षकों ने मना किया कि भाई इस तरह किसी के घर जलाना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे आदेश के आगे मजबूर थे। उन्होंने वो घर जला दिया। घर तो जला दिया और मुझे रात भर ठंडक तो लगे, लेकिन उनकी चीख पुकार बहुत हुई। वो बेचारे रात भर अपना घर जलते हुए देखे। लेकिन कहते हैं ना कि मैं करने का फल तो भुगतना पड़ता ही है। उसी समय क्या हुआ, एक साधु महात्मा उसी रास्ते से गुजरते थे। उन्होंने वो कुटिया सब जलते हुए देखा, लोगों का घर जलता हुआ, तो देखने आए कि भाई बात क्या होगी, अचानक से आग कैसे लगी। उनको जब सब कुछ माजरा पता लगा तो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि रानी तुम बहुत दुष्ट हो, मतलब तुमने सिर्फ अपने शरीर के सुख के लिए तुमने लोगों की कुटिया जला दी। एक रात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और वो लोग पूरी जिंदगी, अब वो महीनों तक वो कुटिया बनाने में समय लगेगा उनका, और तुमने ये क्या कार्य किया है। लेकिन मैं भी थी कि कुछ सोची नहीं थी। तो ऋषि महाराज ने बोला कि जिस तरह एक वानर चिड़िया का घोंसला उजाड़ देता है फिर भी चिड़िया की बात नहीं मानता और हमेशा पानी में भीगता रहता है, वैसे ही रानी तुमने एक वानर के जैसा काम किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम पूरी जिंदगी वानर के जैसे रहोगी। और वो श्राप देकर तो महात्मा जी चले गए, लेकिन फिर धीरे 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 मेरा ये रूप वानर के जैसा हो गया। इसलिए मैंने कभी किसी को ये बात बताई नहीं। अब मेरे पास इसके अलावा पश्चाताप करने का कुछ नहीं कर सकती मैं। रानी ने इतना बोला तो सभी ढोलक नीचे आ गए और अपने आप टूट गए। और प्रजा को भी पता लगा, प्रजा तो चली गई, लेकिन रानी का वो चेहरा रूप कभी जिंदगी में नहीं आया। रानी वैसे के वैसे ही वानर के रूप में रही। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी का घर मत उजाड़िए, जैसी जिंदगी है उसको वैसे ही बिताइए। तो कहानी गई बंद में, सोचो अपने मन में। कल फिर मिलता हूं एक नई और ताजा तरीन कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे होंगे।
साइनिंग ऑफ, बाय।